हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि अपन लोग एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जो कि पॉलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इन लेक्चर के थ्रू अपन लोग ये कवर करने वाले कि जो भी पॉलिटी के चैप्टर्स होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर एक एक बेसिक प्लस करंट प्लस स्टैटिक दोनों सारा कुछ कवर करने वाले हैं। सो लेट्स कम स्टार्ट अवर लेक्चर बिफोर टू लेट। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका बेसिक फ्रेमवर्क पता हो तो और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो तो उस सब्जेक्ट की पकड़ बनने में और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अपन लोग ऐसे ही करेंगे, पहले किसी भी सब्जेक्ट में अगर पढ़ना है तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वन लाइनर वो अगर पता होंगे तो आप जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो एडवांस लेवल होगा वो भी आप पकड़ सकते हो। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि अपन लोग पहले ये पढ़ेंगे कि पॉलिटी पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो पॉलिटी का मतलब होता है जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई फंक्शनिंग और अ गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस लॉज। मतलब कि कहने का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो भी और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट, जिस हिसाब से गवर्नमेंट सरकार काम कर रही होती है और उनके जो लॉस होते हैं, कानून होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह से सारे पॉलिटी के ही अंडर आते हैं। बेसिकली अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें तो पॉलिटी का मतलब होता है एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है थ्रू विच जो सोसाइटी होती है मेक्स डिसीजन एक्सरसाइज पावर। दैट मीन्स कि जो सोसाइटी होती है वो क्या कर रही होती है, डिसीजन लेने का काम कर रही होती है या फिर अपने जो उनके पास पावर्स उनके हाथ में वो सब लेने का काम कर रही होती है। और अब ये पढ़ेंगे जो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं पॉलिटी के। पॉलिटी के एस्पेक्ट ये होते हैं कि जैसे कि लॉस एंड प्रोसीजर। लॉस एंड प्रोसीजर का मतलब होता है इट इंक्लूड जैसे कि सेट ऑफ कोडिफाइड लॉस, रूल्स एंड प्रोसीजर, जो कि एक कंट्री को गवर्न करने का और उसके जो पीपल्स हैं, लोग हैं वहाँ के रह रहे हैं, उनको गवर्न करने का ये काम कर रही होती है। तो पहला एस्पेक्ट ये हो गया लॉस एंड प्रोसीजर। एंड सेकेंड वन इज जैसे कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक वे होता है गवर्नमेंट का, जैसे कि वो जो गवर्नमेंट होती ऑर्गेनाइज्ड होती एंड ऑपरेट करती है ऐसा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का मतलब होता है एक तरह का ऐसी स्पेसिफिक वे, जैसे कि हमारी जो कंट्री है सिंस इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट अगर यूएसए की गवर्नमेंट, यूएसए की कंट्री, एक यूएसए के अगर देखें तो वो क्या है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करते हैं। और इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारे इंडिया को देखें तो इंडिया इज ए क्या, इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। But if we talk about the USA, then USA is a proper. If we talk about the USA, then USA is a which type of government? USA has a presidential form of government, and in between two there is a major difference between two. तो इसको कह सकते हैं कि जो सिस्टम गवर्नेंस की होता है। अब जो थर्ड पावर होती है, थर्ड जो एस्पेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दैट मीन्स कि जो हमारे यहाँ क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, दैट मीन्स कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और सबका अलग अलग क्या है अपना रोल है। और और ये होता है कि जैसे कि and the fourth aspect is that functioning of the institution. It involves the functioning of various government bodies like legislature, executive and judiciary. दैट मीन्स कि जो लेजिस्लेटिव अपना काम कर रही है लॉ बनाने का, एंड जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लॉ को इम्प्लीमेंट काम करने कर रही है। बट उसमें भी जो जुडिशरी आती है उसमें भी अगर कोई खामियां आ रही, कोई लूप हॉल्स आ रहे हैं तो वो जुडिशरी उसमें अपनी रिकमेंड देती रहती है टाइम टू टाइम। बट ये सब तो पढ़ लिया है, बट अपन लोग अब ये पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की।
अब ये पढ़ेंगे अपन की हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतिहास क्या है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, ये सब इसी लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो जो हिस्ट्री हमारे, जो फॉर्मेशन हमारा इंडिया का हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, वो कब हुआ था, जैसे जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 9 1946, पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और देन उसके बाद दिसंबर 11 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज इज प्रेसिडेंट, एंड December 9 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंटेड, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। एंड उसके बाद November 4 1947 को ये हुआ था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट हुआ था। जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी August 29 1947 को बन गया था, बट उसके बाद फिर आगे चल के क्या हो रहा है कि December 11 1946 को, फिर उसके बाद November 4 1947 में क्या हुआ था कि जो भी ड्राफ्ट कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसको सबमिट कर दिया गया था। फिर November 26 1949 को ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन के पूरा एक ढांचा बन के तैयार हो गया था, उसको पूरा तैयार हो गया। फिर जनवरी 1950 में क्या हुआ था कि जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया गया था। ये हमारा वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का। और January 26 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इम्पोज्ड, दैट मीन्स कि जब 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक वैध यानी कि लीगली क्या होता है इम्पोज कर दिया गया था। और उसी के डेडिकेशन में हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो अब इसको कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days टाइम टेकन टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट। एंड उसके बाद अभी तक ये क्या हुआ, इसमें 200 अमेंडमेंट हुए हैं बिफोर इट वॉज फाइनलाइज्ड। दैट मीन्स 2000 अमेंडमेंट जो हुए थे, जब तक ये फाइनलाइज नहीं तब 2000 अमेंडमेंट अप्रोक्सीमेटली हुए थे। सो ये हिस्ट्री पढ़ लिया। अपन लोग ये पढ़ेंगे इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। So the first function of the constitution is that it provides the basic rules that allow for minimal coordination among the members of society. That means कि एक तरह के बेसिक रूल्स देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक जो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और आपस में मिल बांट के आगे सोसाइटी को एक गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाना होता है। एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क is that is to specify who has the power to make decisions in a society. That means कि यहाँ पे इसके पास पावर्स होती है डिसीजन लेने की सोसाइटी में। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये डिसाइड करता है सेकेंड फंक्शन की जो गवर्नमेंट होगी वो क्या कैसे कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, उसको इलेक्शन होगा कि नॉमिनेटेड होगा, तो कैसी होगी गवर्नमेंट, ये हमारा सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। एंड द थर्ड फंक्शन इज it sets some limits on what a government can impose on its citizens। तो जैसे कि हमारा जो ये थर्ड फंक्शन है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है और उस पे कुछ क्या करते हैं, कुछ लिमिट्स करते हैं, जो कि जो सरकार हमारी है वो क्या होती है, अपने जो सिटीजन्स हैं उनमें क्या करेगी कि वो जो भी उनके जो राइट्स हैं उन पे कुछ लिमिटेशन डालेगी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 ये कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट विद पीसफुल आर्म्स एंड विदाउट आर्म्स एंड एमिनेशन। बट आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट तो है, यानी कि सिटीजन के पास, नागरिक के पास एक फंडामेंटल मूल अधिकार तो है, यानी मौलिक अधिकार तो है, बट वहां पे एक लिमिटेशन के साथ है कि आप किसी के अगर आपको प्रोटेस्ट भी करना है तो आप किसी के रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते पूरी तरह से।
अदरवाइज वो आपका तो एक आप अपने हैप्पीनेस के लिए तो आप रोड को ब्लॉक प्रोटेस्ट करते वक्त कर रहे हैं, बट किसी और के राइट्स का वॉलेशन कर रहे हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि एंड द फोर्थ फंक्शन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द जो भी एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी की, उनको एक जस्ट सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड प्रोवाइड कराना होता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। बट जैसे कि अब अपन लोग ये पढ़ेंगे, अब ये पढ़ लिया जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक तरह के लीगल सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन द लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन के बीच क्या है, एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट को ही फॉलो करना है। ऑलरेडी हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट एंड सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे अपने एक गुड गवर्नेंस के लिए और एक अच्छी एक लाइफ क्वालिटी के लिए। तो इसलिए बोला जाता है कि क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर कहें तो यही कह सकते हैं। वैसे आपको बुक अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी, बट अगर एक शॉर्ट वे में देखें डेफिनेशन एक अच्छी तरीके से देखें तो एक तरह की लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन। एंड जो हमारे इंडिया का होता है एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। एंड द लॉन्गेस्ट, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, एक तरह के फ्रेमवर्क देता है दैट डिमार्केट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको अपन लोग डीपीएससी बोलते हैं, एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के लिए राइट्स भी रखे हैं, बट एज वेल एज एट द सेम टाइम उनके पास ड्यूटीज भी हैं कि अगर आपको राइट्स दिया जा रहा है, जैसे कि बोलते हैं कि द राइट्स विदाउट ड्यूटीज इज हाफ। जो राइट्स आपको मिल रहे हैं वो बिना ड्यूटीज के हाफ हैं। एंड डीपीएसपी भी लगी हैं और ड्यूटीज भी रखी हैं, कर्तव्य भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि जो हमारा आर्टिकल 86 कहता है, 86 का ए पार्ट कहता है कि एक इंसान के पास क्या है, पेरेंट्स जो होते हैं उनको उनको अपने उनको एक वो क्या होता है कि उनको जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना होता है, उनका एक फंडामेंटल राइट्स है। बट एट द सेम टाइम ये भी एक पेरेंट्स को भी ये ड्यूटी देता है कि आपको क्या करना है, अपने बच्चे को देखभाल भी करनी, ड्यूटी करनी, कि आपको सही टाइम पे अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है उसको होमवर्क चेक करना, तो पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। तो यही हो जाता है। तो अब अपन लोग ये पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, इसके पहले बता दिया कि ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, चैम्बर टू होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जुडिशरी होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो फेडरलिज्म है हमारा, फेडरल कंट्री, यानी कि जो स्टेट को भी साथ में लेकर चलना होता है। electoral college, yes, for presidential as well as vice presidential election। और जैसे कि अब अगर हम ये देखें तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल से, 22 पार्ट से एंड 8 शेड्यूल से, और अभी कितने हैं वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। तो जैसे कि अगर बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त किन 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 एक्ट को इसने सुपरसीड किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से कुछ प्रोविजंस रखे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और भी मल्टीपल कंट्रीज से कुछ न कुछ सब मिल बांट के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। बट एक यूनिक चीज ये है कि एक रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से इन दोनों चीज को सुपरसीड करता है। और अभी तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और अगर अगर करंट की बात करें तो जो थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, जैसे ऐसी
celebrate 26 November as the Constitution Day of India. So जो कॉन्स्टिट्यूशन जो थीम थी 2025 की, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, यानी अब ये जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अडॉप्ट हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि इतनी डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, एकता एक है, हम लोग एक साथ चल रहे हैं। This thematic focus represents what the Constitution means to citizens, not merely as a legal document guaranteeing rights, but as a source of national dignity and collective identity. वो ये शो कर रहा होता है। दैट मीन्स कि दिस थेमेटिक फोकस रिप्रेजेंट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू सिटीजन, यानी कि जो नागरिक हमारे उनको क्या मतलब है, कि जो सिर्फ ये नहीं कि एक तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स बना दिया हाँ उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे, नहीं, बट इसको हमको एक तरह की गारंटी भी देते हैं क्या, कि कि एज अ सोर्स ऑफ नेशनल डिग्निटी, मतलब हमें अपने इंडिया की पूरी डिग्निटी को, रिस्पेक्टफुल एक कंट्री को, जैसे हमारी, जैसे हम अपनी एंशियंट टाइम पे ऐसा गोल्डन बर्ड इंडिया को कहा जाता था, तो वैसे आज भी एक सोने की चिड़िया कहा जाना चाहिए। तो नेशनल डिग्निटी को किसी को चोट ना पहुंचे, हम लोग सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फॉलो करें। एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी इन द सेंस कि जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, वहां भी ये हो जाता है कि मतलब कि सबका साथ सबका विकास हो, सबको, सिर्फ इंडिविजुअलिज्म को नहीं फोकस करना है, हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को फोकस करना है। दैट मीन्स कि हमको सबकी पहचान को बनाना है, सिर्फ खुद की नहीं, सबकी पहचान को लेकर चलना है। अब ये जो थीम है इनकरेज करती है हमारे नागरिक को टू इंटरनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एज अ मैटर ऑफ पर्सनल एंड नेशनल ऑनर। ये हमारे जो नागरिक हैं उनको इतने कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटीज एंड वैल्यूज देती हैं, ताकि हर जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सके, पर्सनल एंड नेशनल एक अपनी खुद को एक गर्व महसूस कर सके। बाय फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट फॉर एवरीवन इक्वली एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीडम। दैट मीन्स कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था, तो यही बोला जा रहा था कि सब लोग क्या कर सके, इक्वली, सब लोग इक्वली रहें और सबकी फ्रीडम को माना जा सके। एंड द गवर्नमेंट सीक टू फोस्टर डीपर कनेक्शन बिटवीन सिटीजन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नमेंट सबकी वैल्यूज को प्रमोट करे, फोस्टर करे, और सबका सम्मान करे। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो धन्यवाद।